नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित आपके समक्ष एक बार पुनः 30 कदम 2.0 सीरीज़ को लेकर के, जिसमें आज हम इतिहास विषय के लगभग 27वां मेरे ख्याल से वीडियो है हमारा, और उसमें हम कांग्रेस जो संस्था है उसकी बात करेंगे। भारत के आज़ादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। हालांकि कांग्रेस, आज की जो कांग्रेस है वो एक राजनीतिक पार्टी थी जिनका एक अलग उद्देश्य है, एक अलग मुद्दा है, और जो उस समय कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी उसका एक अलग मुद्दा था, एक अलग उद्देश्य था। ठीक है, तो उसके बारे में विचार करते हैं और देखते हैं 1885 से लेकर के जब इसकी स्थापना होती है तो 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद होता है, ये पूरा जो इतिहास है भारत का वो कांग्रेस के ही इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, बेसिकली कांग्रेस के टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है और उन्हीं 3 पार्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली कांग्रेस के उदारवादी चरण पर बात करेंगे। कांग्रेस का उदारवादी युग, उदारवादी चरण, जो कि 1885 से लेकर के 1905 के बीच का माना जाता है। ठीक, ये जो युग था वो पीपीपी मॉडल पर आधारित था। पीपीपी मतलब आप ये समझिए, अब इसको आज की पीपीपी से मत जोड़ दीजिएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी मतलब आप समझिए कि एक प्रकार से पिटीशन पर्यवेक्षण, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो यहाँ से जो कांग्रेस है वो एक प्रकार से याचना, ठीक है, भिक्षावृत्ति कहना हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी जो उग्र विचारवादी नेता थे उन्होंने उसको भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दी थी। ठीक है, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक डेवलपमेंट से और उदारवादी चरण से, है ना, अपने विचारों को रखते थे और भारत के लिए आज़ादी का, हालांकि आज़ादी का रास्ता प्रशस्त नहीं करते थे, वैसे इनका जो उद्देश्य था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब ये है कि कुछ सुधार किए जाए, कुछ संवैधानिक विकास किए जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो हम इसी पर चर्चा करते हैं बेसिकली, और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। कांग्रेस का इतिहास, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए.ओ. ह्यूम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रेजेंट्स द मोस्ट बैलेंस्ड व्यू रिगार्डिंग द रोल ऑफ ए.ओ. ह्यूम? अब ए.ओ. ह्यूम जो थे वो बेसिकली कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस के पिता माने जाते हैं, और उनके संबंध में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। हमको एक बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे सही और संतुलित है। पहला, कांग्रेस ब्रिटिश षड्यंत्र का परिणाम थी। द कांग्रेस वॉज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी। बी, ह्यूम केवल एक नाम मात्र संस्थापक थे। ह्यूम ने भारतीय असंतोष को संवैधानिक दिशा देने में सहायता की। और डी, कांग्रेस पूरी तरह से भारतीय पहल से बनी थी। अब बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस के लिए ए.ओ. ह्यूम का जो कहना चाहिए एक दृष्टिकोण था वो ये था कि ह्यूम ने भारतीय असंतोष को संवैधानिक दिशा देने में सहायता की थी। ह्यूम हेल्प इन गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन टू इंडियाज डिसकॉन्टेंट। बेसिकली ह्यूम जो था वो एक कौन था? रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर था उस समय का, और इसी ने डफरिन को सलाह दिया था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो भारतीय असंतोष को दबा कर रखने में सक्षम हो। ठीक है, और उसी के फिर लिहाज से कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि कांग्रेस की शुरुआत अलग थी और फिर बाद में उसकी संस्थागत या उसके जो नेचर था उसमें बदलाव देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? 1885 से 1905 के काल को कांग्रेस के उदारवादी चरण के रूप में क्यों देखा जाता है? Why is the period 1885 to 1905 known as the moderate phase of the Congress? तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला, संवैधानिक साधनों पर विश्वास। दूसरा, प्रशासनिक सुधारों की मांग। और तीसरा, राजस्व सुधारों की
मांग, डिमांड फॉर रेवेन्यू रिफॉर्म, डिमांड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक, यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इनका जो साधन था वो संवैधानिक था, यानी कि एक संवैधानिक संस्था के रूप में जो भी उस समय पर संस्था मौजूद थी भारत में, और ब्रिटिश जो थे, है ना, उनकी संस्था, उनके लिहाज से ऊपर से कुछ एक्ट बने या ऊपर से कुछ नियम बने, उनको धीरे धीरे लोगों तक उसको पहुंचाया जाए और परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, संवैधानिक तरीके से। दूसरा, प्रशासनिक सुधारों की मांग, और तीसरा, राजस्व सुधारों की मांग, यानी कि खर्चे कम किए जाए। बहुत ज़्यादा जो खर्चे होते हैं भारत के प्रशासन को चलाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेमेंट, दुनिया में उस समय पर सबसे ज़्यादा किसी सिविल सर्वेंट को अगर पेमेंट मिलता था वो तो आईसीएस के ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, दुनिया में बोल रहा हूँ। ठीक, तो तीनों को लेकर के उन्होंने बात कही थी, तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आप सी ले सकते हैं। आगे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, 1907 के सूरत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जो 1907 में सूरत का विभाजन हुआ था, ठीक है, जो कांग्रेस स्प्लिट कहा जाता है उसको, उसके बारे में स्टेटमेंट है। पहला, यह विभाजन केवल व्यक्तित्व संघर्ष के कारण हुआ था। दिस स्प्लिट हैपेंड ओनली ड्यू टू पर्सनालिटी क्लैश। तो क्या ये सिर्फ व्यक्तित्व के बीच की बात थी? आगे देख लेते हैं, इसमें से और भी ऑप्शन है। दूसरा है, यह कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेदों का परिणाम थी। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विद इन द कांग्रेस। ये भी सही है। और तीसरा, इस विभाजन ने कांग्रेस की जन आधार को अस्थायी रूप से कमजोर कर दिया। दिस स्प्लिट टेम्परली वीकेंड द मास बेस ऑफ द कांग्रेस। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि यह विभाजन केवल व्यक्तित्व संघर्ष के कारण हुआ था। तो क्या ये सिर्फ व्यक्तित्व संघर्ष के कारण हुआ था? बिल्कुल नहीं। ये दूसरा स्टेटमेंट ज़्यादा सही होगा। यह कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेदों का परिणाम था, ना सिर्फ व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम। ठीक है, तो ज़्यादा सही है दूसरा वाला। आगे ऑप्शन में देखते हैं, हालांकि ये पूर्णतः गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर 2 और 3 केवल है तो हम उसको लेंगे। ठीक है, तीसरा, इस विभाजन ने कांग्रेस की जन आधार को अस्थायी रूप से कमजोर कर दिया था। अब बेसिकली यह देखा जाता है कि 1907 में विभाजन हुआ था और 1916 तक कांग्रेस के तरफ से कोई भी ऐसा मूवमेंट या कोई भी ऐसा प्रतिक्रिया या कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसको हम बहुत उल्लेखनीय तरीके से बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अस्थायी रूप से कमज़ोर हो गया था इस विभाजन के बाद। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विभाजन के बाद वो सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और ऑप्शन में पास 2 और 3 है, तो हम ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक, तो 2 और 3 इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भारत में प्रारंभिक राजनीतिक चेतना के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडिया। ठीक, पहला स्टेटमेंट, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और आपको उन तीनों में से सही विकल्प पर चुनाव करना है। चलिए, क्या है पहला स्टेटमेंट? पहला, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भारत में स्थापित होने वाली पहली आधुनिक राजनीतिक संस्था थी। बिल्कुल सही, क्योंकि ये लगभग 1842 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य ब्रिटिश संसद और जनता के समक्ष भारतीयों की समस्या प्रस्तुत करना था। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज द प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द पब्लिक। बिल्कुल सही, ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, यह संस्था मुख्यतः शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग द्वारा संचालित थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्राइमरली रन बाय द एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। बेसिकली ये एजुकेटेड लोगों की क्लास, लेकिन मिडिल क्लास नहीं थी, ये हायर सोसाइटी, ब्रिटिशर्स इनकी सोसाइटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें द्वारिका नाथ टैगोर वगैरह जो लोग जुड़े थे, जो बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे, हालांकि ब्रिटिश व्यक्ति ही इसके फाउंडर थे। ठीक है, और बाद में जाकर के मतलब ये लगभग
1851 आकर ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से मर्ज जाता है, ठीक है। और इसमें जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, ठीक है। अगर आपको याद रखना है, जो जॉर्ज थॉमसन, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो जे थॉमसन या जॉर्ज थॉमसन के रूप में उनका नाम आता है। इनके साथ द्वारकानाथ टैगोर जी भी थे, द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। फिर बाद में ये 1842 में स्टैब्लिश होती है। इसके बाद यह लैंड होल्डर सोसाइटी के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में मर्ज जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा वाला गलत है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन ए में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 1905 के बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। 1905 का बंगाल विभाजन। पहला स्टेटमेंट है, यह विभाजन का औपचारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया। द फॉर्मल रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ वॉज स्टेटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। देखिए 1905 में जो वायसराय था करजन, वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी औपनिवेशवादी शासक था, या आप कह सकते हो कि वो गवर्नर जनरल था, वायसराय था। और वो भारत के जो बढ़ती क्रांतिकारी स्वभाव थी, या आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रीयता की भावना थी, उसको दबा के रखने के लिए उसने बंगाल को विभाजित करने का प्रयास किया था। हालांकि ये चीज़ वो डायरेक्टली कह नहीं सकता था, तो उसने उसके लिए बहाना बनाया क्या कि बंगाल जो है बहुत बड़ा है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम 2 भाग में बांट रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वास्तविक उद्देश्य बंगाल में उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। द रियल ऑब्जेक्टिव वॉज द वीकेंड द राइजिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल। बिल्कुल सही, क्योंकि बंगाल जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का एक केंद्र बन सकता था अगेन, ठीक। तीसरा, विभाजन के बाद बंगाल में राजनीतिक चेतना पूरी तरह से समाप्त हो गई। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कंप्लीटली एंडेड इन बंगाल आफ्टर द पार्टीशन। अब ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि बंगाल के पार्टीशन के बाद वहाँ के लोग जो है उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना और ज़्यादा निखर करके और बढ़ करके आ गई, ठीक है, जिसने बंगाल विभाजन का पूर्णतः विरोध करा था और बहुत ही उग्र इसके खिलाफ वो आंदोलन छेड़ा था, स्वदेशी और बायकॉट के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर 1 और 2 गलत हो जाएगा, तीसरा जो है सही है। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो केवल डी ऑप्शन में है 1 और 2, ठीक। तो ये वाला हम सही ले सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बंगाल विभाजन को फूट डालो और राज करो की नीति का उदाहरण क्यों माना जाता है? वाई इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट है, विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। द पार्टीशन वॉज डन ऑन रिलीजियस बैकग्राउंड। अब कहने को तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था, लेकिन किया तो था विभाजन धार्मिक आधार पर। जो ईस्ट बंगाल था, पूरी बंगाल, वो मुस्लिम बहुल था और वेस्ट बंगाल जो था वो हिंदू बहुल था, ठीक है। इससे हिंदू मुस्लिम राजनीति विभाजन को बढ़ावा मिला। इट प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। अब शुरुआत में तो इसकी कहना चाहिए कि इसका प्रभाव बहुत कम दिखा, लेकिन आने वाले समय में वही जो है बहुत ज़्यादा दंगे हुए मुस्लिम हिंदू को लेकर के, कम्युनल राइट्स। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा। और तीसरा, इसका एक उद्देश्य भारत में सांप्रदायिकता का विकास करना भी था। वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज ऑल्सो प्रमोट कम्युनलिज्म इन इंडिया। बिल्कुल सही। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यही है कि भारत में 2 बड़ी जातियां हैं, 2 बड़े धर्म हैं, दोनों को आपस में भिड़वा दो, हम इस पर आराम से राज कर सकते हैं।
ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन में करेक्ट है, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। पहला स्टेटमेंट है, अब यहाँ पर सिर्फ हमको असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था। आंदोलन ने स्वदेशी और बहिष्कार को लोकप्रिय बनाया। आंदोलन का सांस्कृतिक पक्ष भी था और आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन भी मिला। अब इसमें से चारों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, देखो चौथा वाला, द मूवमेंट ऑल्सो रिसीव्ड द सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस की बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं था और कांग्रेस ने इसको पूरे भारत के लेवल पर चलाने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन हाँ फिर भी इसको कांग्रेस ने इनिशियली रूप से सपोर्ट तो किया था। पहला डी ऑप्शन करेक्ट है। सी, द मूवमेंट ऑल्सो हैड अ कल्चरल एस्पेक्ट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो अपनी भारतीय संस्कृति है, कल्चर है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट में। बी, द मूवमेंट पॉपुलराइज्ड स्वदेशी एंड बायकॉट, ये तो सबसे सही जवाब है। और ए, द मूवमेंट रिमेन्ड लिमिटेड टू एजुकेटेड क्लास, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सामान्य व्यक्ति था, जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, धनाढ्य वर्ग था और बंगाल का लगभग हर वर्ग इसके खिलाफ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पूछा है असत्य कथन, तो पहला स्टेटमेंट इसमें असत्य है और सही भी ए ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप ये आंसर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लंदन एशियन सोसाइटी, सॉरी लंदन इंडियन सोसाइटी 1865। पहला, इस संस्था ने बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में भारतीय हितों का प्रचार करना था और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दूसरा वाला, इसके प्रमुख उद्देश्य ब्रिटेन में भारतीय हितों का प्रचार करना था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और पहला स्टेटमेंट, इस संस्था ने बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, तो यहाँ पर ये एक प्रकार का, ठीक है, इसका कोई वहाँ से संबंध सीधे तौर पर दिखता है नहीं, तो हम इसको गलत ले सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा सही होगा इसमें, और बी ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप बी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? पूना सार्वजनिक सभा 1870 के संदर्भ में। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जितने भी आप क्वेश्चन बना रहे हो वो बेसिकली आप समझिएगा कि कांग्रेस से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, कांग्रेस से क्वेश्चन, वो एक तो कांग्रेस के पूर्वगामी संस्थाओं से बनेंगे, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, जैसे इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। तो ये 1885 से जितने भी संस्थाएं बनी वो पूर्वगामी कहलाती हैं, तो वहां से एक ठीक ठाक क्वेश्चन आता है। इसके बाद अपने आप कांग्रेस से तो आएगा ही आएगा। ठीक, और इसके अलावा कांग्रेस के बाद, ठीक है, कांग्रेस के पश्चात बनने वाली कुछ संस्थाएं, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको ये वाला और ये वाला क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। इसमें हालांकि कम क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस के पहले की कुछ संस्थाएं, कांग्रेस की बाद की कुछ संस्थाएं और कांग्रेस, ये तीनों ही इस चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो पूना सार्वजनिक सभा के बारे में है। क्या बोल रहा है? इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी हुई थी, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे। दूसरा, यह संस्था ब्रिटिश प्रशासन को ज्ञापन यानी कि मेमोरियल देने के लिए जानी जाती थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज नोन फॉर सबमिटिंग मेमोरियल्स टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इनका काम क्या था कि भारतीय हितों के लिए या जो भारतीयों का पक्ष है उसको रखना मेमोरियल्स के माध्यम से, किसके समक्ष? ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष। और तीसरा, इसने जनमत निर्माण की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया।
इट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द प्रोसेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन। तो ये भी स्टेटमेंट सही लिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये जनता के को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करती थी, उनके जनमत को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करती थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 इसमें तीनों स्टेटमेंट हम सही ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप सी आंसर करेक्ट लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में, पहला, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता से संबंधित थी। क्या इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी? बिल्कुल, ये उनसे संबंधित थी। ठीक। दूसरा, यह संस्था पश्चिम भारत में राजनीतिक चेतना का केंद्र बनी। दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन वेस्टर्न इंडिया। तीसरा, इसने विधायी सुधारों की मांग को संगठित रूप दिया। इट ऑर्गेनाइज दी डिमांड फॉर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। अब यहाँ पर अगर देखा जाए सेकंड स्टेटमेंट, ये पश्चिम भारत में, तो ये बेसिकली कहाँ का था? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बेसिकली बॉम्बे के आसपास का था। और ये अगर देखा जाए आज के इंडिया को, तो वहाँ पर वो लगभग सेंट्रल साउथ वाला पार्ट में आता है। ठीक है। और पहले भी अगर देखा जाए अखंड भारत, तो वहाँ पर भी वो सेंट्रल के हिसाब से या साउथ में ही आएगा, वो वेस्ट की तरफ तो नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसने विधायी सुधारों की मांग को संगठित रूप दिया, तो ये स्टेटमेंट तो खैर सही है। ठीक है। तो 1 और 3 दोनों सही है, दूसरा वाला गलत है भैया। तो केवल 1 और 3, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 1885 के बंबई अधिवेशन, जो कि प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस 1885, पहला, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। ठीक है। ये स्टेटमेंट है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया है, उसको हटाना पड़ सकता है, खैर आप समझ सकते हो। दूसरा, इसकी अध्यक्षता A.O. ह्यूम ने की थी। इट वॉज प्रेसिडेड ओवर बाय A.O. ह्यूम। अब जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, ये इनके सचिव थे ना, सचिव थे, सेक्रेटरी। अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके संस्थापक, सॉरी अध्यक्ष। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। और तीसरा, इसमें संवैधानिक सुधारों पर जोर दिया गया था। एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर्म। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है। तो सुधारों के बारे में यहाँ पर संवैधानिक तरीके से बात करी गई थी। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। और ए ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है 1 और 3 करेक्ट है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। पहला, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इट वॉज फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। आप इसको भारत की पहली अखिल भारतीय स्तर की संस्था मान सकते हैं। दूसरा, यह केवल बंगाल प्रेसिडेंसी तक सीमित राजनीतिक संगठन था। दिस वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड स्लोली टू दी बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल तक नहीं था। ये एक, मैंने बताया आपको, ये भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की संस्था मानी जाती है, और कांग्रेस की पूर्वगामी भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा, यह संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय राजनीतिक मंच प्रदान करने का प्रयास था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन ऑल इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 और 3 अगेन सही है, और दूसरा वाला गलत है, और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर है बी। चलिए
आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग से भी क्वेश्चन है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला, इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, तो ये इसका जो पहला सम्मेलन था वो भी ढाका में हुआ था और यहीं पर उसकी स्थापना भी हुई थी, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, इसकी स्थापना के पीछे शिमला प्रतिनिधिमंडल 1906 की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब शिमला में जो प्रतिनिधिमंडल गया था आगा खां की लीडरशिप में, आगा खां, तो आगा खां की लीडरशिप में ये जो सम्मेलन हुआ था, सॉरी ये शिमला में जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो बेसिकली इसी से ही जुड़ा हुआ था। और इसी के बाद जब मिंटो ने सुझाव दिया कि हम तुम्हारी बात ऐसे ही नहीं मान सकते, तुम्हें एक संस्था के तौर पर हमारे पास आना पड़ेगा, तब इन्होंने संस्था की स्थापना की जिसका नाम था मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, इसका प्रारंभिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना था। इट्स इनिशियल ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सप्रेस लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। और चौथा, प्रारंभ में यह पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। इनिशियली इट वॉज डिमांडिंग कंप्लीट सेल्फ रूल, पूर्ण स्वराज। तो यहाँ पर इसका कोई मकसद अंतिम तक ना ही स्वतंत्रता थी ना ही स्वराज था। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के उत्थान के लिए चाहिए था एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, रिफॉर्म चाहिए था मुस्लिमों के लिए, और बाद में फिर ये पाकिस्तान की डिमांड को लेकर के पीछे पड़ जाती है। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट तो गलत है। तो 1 2 3 3 सही है, चौथा गलत है और ऑप्शन ए में हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप ए आंसर ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 1916 का एक बहुत फेमस अधिवेशन है लखनऊ का, जिसके बारे में विचार करना है। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर जो मुस्लिमों के लिए 1909 में जो मार्ले मिंटो एक्ट आया था उसमें सेपरेट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी, या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जिसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। और तीसरा, उग्र और मध्यम मार्गी धड़ों में एकता स्थापित हुई। उग्र यानी कि बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, इन दोनों के बीच में पहली बार मतलब जो 1907 से विभाजन हुआ था, अब यहाँ पर ये वापस से एक मंच पे आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में 1 2 3 तीनों ही आप सही ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा यहाँ पर आपके समक्ष दो सूचियां हैं, जिसको एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरफ उनके लीडर्स के नाम है, तो आपको इसको जोड़ी बनाना है। तो पहला है सेंट्रल नेशनल मोमेडन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना करी थी अब्दुल लतीफ जी ने। ठीक, दूसरा है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये संस्था थी राजीव शिव प्रसाद से जुड़ी हुई। ठीक, तीसरा मॉडर्न लिटरेरी सोसाइटी, ये तो सबको पता है, बहुत इजी है, सैयद अमीर अली। और चौथा है अंजुमन इस्लाम, ये जो है संस्था नवाब मोहसिन उल मुल्क के नाम की जो व्यक्ति थे उनकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये लगभग मुस्लिमों से जुड़ी हुई संस्था है और उनके संस्थापक थे। तो अगर आपने इसको पहले पढ़ा नहीं है तो बस आप इसको याद कर लीजिए, हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आ जाए। तो यहाँ पे पहले के स्टेटमेंट का पहले वाला जो संस्था है उसके संस्थापक है ए का 4, बी से जुड़ जाइए 2 में, सी वाला स्टेटमेंट आप ले सकते हो कहाँ पर 1 में, और डी का 3 में। ठीक है, 4 2 1 3। ठीक, ये पहला स्टेटमेंट ही या पहला जो ऑप्शन है उसी में दिया गया है। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, जगह कम पड़ रहा था, तो हमने इसको एक ही इंग्लिश में करा है, तो आप इसको ऐसे ही याद करिए। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 1877 के दिल्ली दरबार यानी कि जो लॉर्ड लिटन के समय पर हुआ था उसके संदर्भ में हमको यहाँ पर विचार करना है। पहला, इस दरबार ने विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि मिली। एट दिस सेरेमनी विक्टोरिया रिसीव्ड द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद। जो क्वीन विक्टोरिया थी लंदन की क्वीन है ना, उसको यहाँ पर केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था, बिल्कुल सही। दूसरा, इस दरबार में विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, वो तो जाहिर सी बात है, ये भी सही है। और तीसरा, यह दरबार भारत में भीषण अकाल की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। 1877 में भयंकर अकाल पड़ा था, लाखों लोग की डेथ हुई थी और एक तरफ फिर लोग जो है इतना बड़ा आयोजन करके पैसा वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। 1911 के दिल्ली दरबार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर अब 1977 के बाद 1911 के दिल्ली दरबार के बारे में क्वेश्चन है। पहला, इस दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज सस्टम या जॉर्ज 6 भारत आए थे। तो क्या भारत में जॉर्ज 6 आए थे? तो बेसिकली ये 6 नहीं था, ये 5th था, है ना, तो स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, इस दरबार में बंगाल विभाजन को जारी रखने की घोषणा करी गई थी। दी कंटिन्यू द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस एट दिस दरबार। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ना कि जारी रखा गया था, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तीसरा, इस दरबार में भारत को पूर्ण स्वराज देने की घोषणा की गई थी। द ग्रांटिंग ऑफ कंप्लीट स्वराज टू इंडिया वॉज अनाउंस एट दिस दरबार। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनमें से तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट बी ऑल ऑप्शन में है, ऑल और फॉल्स या इनकरेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट या फॉलोइंग पेयर्स दिल्ली दरबार गवर्नर जनरल वॉयसराय। तो यहाँ पर दिल्ली दरबार के बारे में है जो कि 3 बार हुआ था और उसके संबंध में जोड़ी मिलाना है आपको। ठीक है, तो पहला है 1877 में लॉर्ड लिटन के समय पर हुआ था, ये तो सही है। दूसरा है 1903 में लॉर्ड मिंटो के समय पर हुआ था, बिल्कुल गलत, यहाँ पर तो कर्जन था। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग था, फिर इसके बाद हार्डिंग बम केस भी था 1912 में, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 सही है और ऑप्शन में डी वाला अवेलेबल है। ठीक है, तो ओनली जो 18 का ओनली डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संवैधानिक सुधारों और उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे। कौन? उनके जो मॉडरेट लीडर्स थे उनके बारे में पूछ रहा है। तो क्या ये संवैधानिक सुधार और उदारवादी तरीकों पर विश्वास रखते थे? तो बिल्कुल सही। दूसरा, उग्र विचारवादी इन्हें भिक्षुक की संज्ञा देते थे। दी एक्सट्रीमिस्ट कॉल्ड देम ब्रेगर्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, खासकर बाल गंगाधर तिलक ने उनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। तीसरा, वे ब्रिटिश शासन को भारतीय हितों के लिए उपयोगी मानते थे यदि उसमें सुधार किया जाए। दे बिलीव्ड दैट ब्रिटिश रूल कुड बी बेनिफिशियल टू इंडियन इंटरेस्ट इफ रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड। तो ये स्टेटमेंट तीनों सही है। ठीक है, उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया जाए तो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है तो तीनों ही सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ध्यान से देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज कंसिडर्ड द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ मॉडरेट आइडियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी विचारधाराओं का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल,
गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। तो ये तीनों तो ए, बी और डी ये तो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और गोपाल कृष्ण गोखले उनके सबसे प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक तरफ लीडर है, नेता है और उनके सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो पहला लीडर है दादा भाई नौरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा फिरोज शाह मेहता, ये बॉम्बे नगर निगम से जुड़े हुए थे क्या? बिल्कुल जुड़े हुए थे, सदस्य थे उसके। तीसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति तो एक राष्ट्रवादी और एक उगार उग्र विचारवादी राष्ट्रीय संस्था थी, या क्रांतिकारी बोल सकते हो उसको, क्रांतिकारी संस्था थी। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, 1 और 2 सही है, तो केवल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ए ऑप्शन सही ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22? दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग दादा भाई नौरोजीज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? पहला, यह सिद्धांत केवल कृषि कर पर आधारित था। दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ओनली ऑन एग्रीकल्चरल टैक्स। तो क्या यह सिर्फ एग्रीकल्चर टैक्स पर आधारित था? बिल्कुल गलत। यह ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण नीति की व्याख्या करता है, ये तो सही है, आगे और पढ़ लेते हैं। यह भारत की औद्योगिक प्रगति की प्रशंसा करता है, यहाँ पर कोई प्रशंसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रशंसनीय चीज था ही नहीं। और डी, यह उग्र राष्ट्रवाद का आधार बना, ये भी स्टेटमेंट गलत है ना? तो ये बी ही इसमें सबसे करेक्ट आंसर बैठ रहा है और क्वेश्चन नंबर 22 में आप बी आंसर लीजिएगा। ठीक, इट एक्सप्लेन द इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखा था लगभग 1860 में। ठीक है, उस बुक का नाम आपको कमेंट करके बताना है जिसमें पहली बार उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को पहली बार इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, चलिए इसी में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की भी गणना थी। मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ उन्हीं की बुक में। ठीक है, जिसमें पहली बार प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय की गणना थी, जिसमें 20 रुपए हर व्यक्ति का जो उस समय इनकम था इसकी बात कही गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है ये? गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत फेमस, बहुत बड़े उदारवादी नेता थे। पहला, वे भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। ही वॉज द फॉर्मर ऑफ द भारत सेवक समाज, बिल्कुल सही है ना? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक यही थे। दूसरा, वे जवाहरलाल नेहरू जी के गुरु थे। अब ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि ये गांधी जी के गुरु थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू के। तीसरा, वे ब्रिटिश संसद के माध्यम से सुधारों में विश्वास करते थे। ही बिलीव्ड इन द रिफॉर्म्स थ्रू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है भैया। तो केवल 1 और 3 ऑप्शन में है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका के संदर्भ में सही है? पहला, उन्होंने हिंदुत्व के वैचारिक परिभाषा दी। ही प्रोवाइडेड द आइडियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व। वो बहुत गहरे तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हुए थे और उन्होंने ही जो आधुनिक भारत में पहली बार हिंदुत्व की विचारधारा को लोगों के समक्ष रखा था। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, वे हिंदू महासभा के प्रमुख वैचारिक स्तंभ भी बने थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा वाला, ही बिकम अ लीडिंग आइडियोलॉजिकल पिलर ऑफ द हिंदू महासभा। और तीसरा, उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। बिल्कुल गलत, वे बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे
और उन्होंने कभी भी भारत के दुरासवादी सिद्धांत को सपोर्ट नहीं किया, ये हमेशा उसके अगेंस्ट रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 सही हैं, तीसरा वाला गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। What was the main objective of the extremist leader in advocating national education? उग्र विचारवादी नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन करने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? उन्होंने क्यों राष्ट्रीय शिक्षा का, जिसमें भारत के इतिहास और संस्कृति की विषय की बात की जाए, उसके हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। पहला, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, अंग्रेजी भाषा का पूर्ण बहिष्कार, राष्ट्रवादी चेतना का विकास और प्रशासनिक प्रशिक्षण देना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, बाकी सब तो गलत है। राष्ट्रवादी चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलिए सिंपल था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर नेता है और उसकी तरफ उनके कार्य या उनके विचार है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, इसमें सही युग्म बताना है आपको, जोड़ी नहीं बनाना है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्टेटमेंट तो सही है। बी, बिपिन चंद्र पाल उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, बिल्कुल सही। दूसरा, लाला लाजपत राय भारत में उग्र पत्रकारिता के जनक। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही है ना? तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में 1 2 3 डी ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? यस, तीनों ही करेक्ट हम ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? बिपिन चंद्र पाल के विचारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिपिन चंद्र पाल्स व्यू? पहला, वे संवैधानिक सुधारों के कट्टर समर्थक थे, तो ये तो उदारवादियों का विचार था, ये तो उग्र विचारवादी थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी, वे स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के पक्षधर थे, ही एडवोकेटेड फॉर स्वदेशी इंडिजीनियस गुड्स एंड दी नेशनल एजुकेशन, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। वे राजनीतिक निष्क्रियता में विश्वास करते थे, ही बिलीव्ड इन पॉलिटिकल इनएक्टिविटी, तो यहाँ पर अगर राजनीतिक निष्क्रियता में अगर विश्वास करते तो फिर वो खुद इसमें कहाँ शामिल होते? तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाता है। और डी, वे ब्रिटिश प्रशासन में पद ग्रहण के समर्थक थे, तो ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी गलत है। ठीक है, एक ही बचता है बी ऑप्शन करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आप बी ऑप्शन सही ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। भारत में होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है होम रूल लीग से। ठीक, पहला, दिस मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर चला हो, तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था, और ये भी स्टार्ट कब हुआ था? 1916 में, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उग्रता की ओर जाने से रोकना था, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू ग्रांट इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सॉरी, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत ट्रांसलेशन होकर यहाँ पे आ गया है, तो मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ हिंदी के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश को आप छोड़ दीजिएगा। तो हिंदी के हिसाब से हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उग्रता की ओर जाने से रोकना था, तो यहाँ पर इसके बहुत सारे अलग अलग आपको उद्देश्य मिल जाएंगे, जिसमें से एक उद्देश्य ये भी था कि भारत, क्योंकि उस समय पर देखिएगा दुनिया में इस टाइम पर थोड़ी सी हलचल मची हुई थी, और इसी के साथ साथ भारत में समाजवादी जो विचारधारा थी, क्या चीज, लेनिनवाद का प्रभाव देखने को मिल रहा था, और साम्यवादी दलों का आप उभार देखने को मिल रहा था पूरे दुनिया में, तो उसका इम्पैक्ट भारत में पड़ता। और इस जितने भी विचारधारा थी, साम्यवादी, समाजवादी और कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, वो सारी की सारी उग्र थी, और इसीलिए उसका प्रभाव चूंकि भारत में ना पड़े और ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो, ये भी इसमें एक कारण था। क्योंकि इसमें जो मेन आइडियोलॉजी थी इसकी, वो किसकी थी? वो एनी बेसेंट जी की थी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, यह आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है ही, क्योंकि एनी बेसेंट खुद कहाँ की थी, आयरिश वुमन थी, और इसके जो संस्थापक थे आयरलैंड में सर रेडमंड, तो वहाँ से होकर के फिर वो भारत में पहुँचा था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है। पहला, इट वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1915, इसकी औपचारिक स्थापना 1915 में हुई। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। यह मुख्यतः मुस्लिम लीग की पृथक राजनीति की प्रतिक्रिया से उभरी थी। इट प्राइमरली इमर्ज एज अ रिएक्शन टू दी सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल ऑफ द मुस्लिम लीग। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हालांकि सही है, तो इसमें आपको जानने वाली बात है कि 1906 में जब कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए या एक कम्युनिटी के लिए काम करती थी और उन्हीं के बारे में बात करती थी। और इधर जो कांग्रेस की विचारधारा थी वो सबको संतुष्ट करने की थी, तो उसके हाँ में हाँ मिलाने का प्रयास किया जाता था मुस्लिमों के लिए। तो यहाँ पर जो कुछ हिंदू थे, कट्टर हिंदू समर्थक, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि भारत में हिंदुओं की बात रखने वाला कोई नहीं है, कांग्रेस भी मुस्लिमों की बात कर रही है और मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग के लिए है ही, इसके अलावा बहुत सारी संस्था थी। तो इसीलिए इसके पृष्ठभूमि में आप देख सकते हो कि मुस्लिम लीग का पृथक राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी थी। स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रारंभिक चरणों में इसके कुछ नेता कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, तो ये सब भी इसमें जुड़े हुए थे। तीसरा स्टेटमेंट होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सी ऑप्शन में अवेलेबल है, 1 2 3 तीनों ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। कांग्रेस के इतिहास में 1929 का लाहौर अधिवेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर हुआ था ये, और इसी में पहली बार 31 दिसंबर की रात 12 बजे भारतीय ध्वज फहराया गया था रावी के किनारे पर, और डिसीजन लिया गया था 26 नवंबर को पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में आप बी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने आज के लेसन में, आज के वीडियो में कांग्रेस के लगभग 1916 तक की बात करी है, जिसमें शुरुआत का लगभग उदारवादी युग यानी कि 1885 से 1905 तक का, और उसके बाद फिर उग्र विचारवादी युग जिसमें 1905 से 1916 तक की घटनाएं हैं, हमने उस पर यहाँ पर बात कर ली। ठीक है, और इसके बाद तो फिर गांधी युग आ जाता है। गांधी युग का फिर अलग ही चैप्टर रहेगा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।